करेला अगरचे कड़वा लेकिन इंतहाई शफा बख्श सब्ज़ी है। करेला अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसके अंदर इंसानी जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। स्टार्टिंग में हमें जो रेट मिला है और काफ़ी टाइम के लिए मिला है वो 4000 रुपये मन तक हमने इसको सेल आउट किया है। 50 टन तक जो है ना पर एकड़ जो है इसकी एवरेज पैदावार। पुराने ज़माने में लोग इसको छापे रख के लगाते थे, तो जैसे जैसे हालात बेहतर हुए, साइंटिफिक अप्रोच बेहतर हुई, तो फिर क्या हुआ कि इस फसल को उन्होंने क्लाइंबिंग फैशन में यानी कि लटकते हुए हालात में वाइन्स के अंदर इसको लगाना शुरू किया। सैपन जो होता है ना वो वाटर सॉल्युबल होता है, उसको जब नमक लगा के रखा जाता है ना तो फिर सैपनन उसका उतर जाता है। तो लोग हमारे कड़वाहट तो ख़त्म करते हैं लेकिन सारी सैपनन ही ख़त्म कर देते हैं, उससे उसकी अफादियत थोड़ी कम होती है। आपने इसको शेल्फ से उतारना है, गर्मियाँ हैं तो इसमें आप शहद ऐड कर लीजिए और इसका एक लेमन ऐड किया और लेमनेड ड्रिंक बना लीजिए करेले का। और अगर आप सर्दियाँ हैं तो इसका कहवा बहुत बेहतरीन है, उसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं, टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम जानेंगे कि हमारा किसान किस तरह अपनी फ़ी एकड़ पैदावार को इस तरह की वर्टिकल फार्मिंग करके बढ़ा सकता है। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के नवाही गांव कटवाला में और यह है अल जदीद एग्रीकल्चर फार्म। यहाँ पे हम आपको फार्मर से मुलाकात कराते हैं, करेलों के फील्ड की आपको सैर कराते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पहुँच गए हैं ये अल जदीद एग्रीकल्चर फार्म कटवाला में और मेरे साथ मौजूद हैं अमर नसीम साहब। थैंक यू वेरी मच अमर साहब, आपने अल जदीद फार्म पे हमें इनवाइट किया। तो ये जो आपकी ज़मीन है जहाँ पे ये फार्म कितना है और आपने करेला कितना सो किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गटवाला में मैं जो टोटल है 6 एकड़ पे फार्मिंग कर रहा हूँ और टोटली सब्जियों का ही काम है मेरा। ठीक। उसमें ज़्यादातर तो पहले हम जो रेगुलर तरीके से लगती थी वैसे ही था, लेकिन अब मैंने इसको जो इस वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जो शुरू किया है, करेले की फसल लगाई है। ये मैंने 2 एकड़ की करेले की फसल सो की है। अमेजिंग। कितना फ़र्क है जो हम हॉरिजॉन्टल ज़मीन पे लगाते थे उस करेले में और इस करेले में, कितना ज़्यादा इसका यहाँ पे जो है ना वाटका या रॉ का कितना फासला बनाया जाता है और कितनी ज़्यादा रॉ इसमें लग सकती है? इसके देखिए एक्चुअली जो ज़मीन पे करेला लगाते हैं उसके लिए हमें जो बेल होती है वो ज़मीन के ऊपर बिछाते हैं, उसके लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए उनकी जो रॉज हैं वो कम हो जाती हैं। कितनी होती है? और ऑलमोस्ट हाफ रह जाती हैं। जो वर्टिकल है उससे उसका डिफरेंस है ना, जो वर्टिकल में डबल पे आ जाती है। वर्टिकल की जो लाइनें हैं 1 एकड़ में 30 के करीब जो है ना 32 वो होती हैं, बन जाती हैं। जो हमारे बनी है वो 30 है। तो ये बताइए कि ये जो वर्टिकल आपने इस करेले को लगाया है, इसका प्रोडक्शन का कितना फ़र्क है उसके साथ? इसका प्रोडक्शन का भी उससे डबल से ज़्यादा का फ़र्क है। अच्छा जी, इसका बिल्कुल डबल से ज़्यादा का फ़र्क है। उसके मैं आपको वजह बताता हूँ। इसमें ये होता है कि देखें ये गर्मी की फसल है। गर्मियों में जैसे जैसे ये मई जून के महीनों में टेम्परेचर जो है हाई जाता है तो ज़मीन भी गर्म होती है। उस लिहाज से जो बेलें ज़मीन पे बिछी होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है, बेलें जल्दी बैठ जाती हैं। तो जो वर्टिकल फार्मिंग है इसमें बेलें ऊपर को चली जाती हैं, उनको जो हवा है उनका जो ग्रो करने का जो सारा प्रोसेस है ना वो बड़ा नेचुरल तरीके से जारी रहता है, इसके लिए उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। और उसमें जो फ्रूटिंग आती है, अगली बात फ्रूटिंग की है, फ्रूट की आ जाती है। जो फ्रूटिंग होती है वो उसकी क्वालिटी होती है, क्योंकि उसको हवा भी मिल रही होती है, रोशनी भी मिल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल बेस्ट होती है। उसका कलर जो है, हम करेले की बात कर रहे हैं तो करेले में आप उसका जो इस वर्टिकल फार्मिंग वाला आपको जो करेला नज़र आएगा, टनल वाला करेला नज़र आएगा, उसका कलर ग्रीनिश होता है। और आपको जो ज़मीनी करेला देखने को मिलेगा वो येलो हो जाता है, वाइट हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर रोशनी नहीं मिलती। उस पे एक साइड उसकी बिल्कुल येलो हो जाती है, नीचे वाली जो जी बिल्कुल उसे मट्टी के, क्योंकि उसको रोशनी नहीं मिल रही होती, वो नीचे बेलों के पड़ा रहता है। और फिर दूसरा जो मैं आपको उसका एक और बताता हूँ कि जब उसकी पिकिंग होती है ना तो वो उन बेलों के ऊपर से चल के करनी होती है। जो लेबर होती है वो जितना भी कोशिश कर लें वो उसको डैमेज होती है, वो भी उसका एक जो खराबी है ना किसान को बर्दाश्त करना पड़ती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो नौजवान लगे हुए हैं उनको पिक कर रहे हैं, वो बड़े इजीली आसानी से, और उसमें उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फसल को भी प्रॉब्लम नहीं है। फी एकड़ कितनी पैदावार आती है और एवरेज रेट क्या रहता है
इस तरह कितने पैसे फी एकड़ कमाए जाते हैं? स्टार्टिंग में हमें जो रेट मिला है जी। और काफ़ी टाइम के लिए मिला है वो 4,000 रुपये मंथ तक हमने इसको सेल आउट किया है। बिल्कुल ठीक, इधर ही खेत से हमारा बिक गया है। बिल्कुल ठीक है, जो आते हैं व्यापारी लेने वाले इधर से लेके चले जाते बिल्कुल हैं। ठीक। तो 4,000 रुपये मन से 4200, 4,000, 3,800। अमेजिंग रेट। हाँ जी, मैं ये चलता रहा है। अभी जाके ये पिछले कोई 10 के दिन हो गए हैं, 10 दिन से थोड़ा सा रेट गर्मी बढ़ गई है। साथ में एक्चुअली ये होता है ज़मीनी करेला जो है वो भी ऐड हो गया, इसलिए कुछ वो थोड़ा रेट नीचे आता ना 2,000 रुपये। फिर उसके बाद आजकल जो है 1,000, 1,200 यहाँ तक चल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन ये ऐसे है कि अभी इसको हम एक्सपेक्ट जो करते हैं आगे जाके, और इंशाल्लाह ऐसे ही होता है, हर सीज़न में देखा जाता है कि ये जो ज़मीनी करेला है जब ये गर्मी में उसका टाइम वैसे एंड हो रहा है आगे जाके थोड़े दिनों दोबारा तक। फिर उठ हाँ जी, और ये दोबारा फिर उठ जाता है और ये फिर दोबारा उन्हीं बुलंदियों को छूता है जो हमने शुरू में इसको तो enjoy किया ओवरऑल था। कितना फी एकड़ पैदावार क्या है? ये ओवरऑल जो है ना जी इसमें वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप, उसकी आपने कैसी लुक आफ्टर की हुई है, आगे साथ कैसे लेके चलते हैं। लेकिन एवरेज ऑन एवरेज हम कह सकते हैं, और या जो देखा गया हमें कि ये 50 टन तक जो है ना पर एकड़ जो है इसकी एवरेज पैदावार है। ठीक है। और इस तरह क्या इसकी ओवरऑल फी एकड़ कितने पैसे इसमें कमाए जाते हैं? फी एकड़ जो है ना जी, अगर आपका करेला जो रेट्स जैसे अभी चल रहे हैं, जो इस सीज़न के हिसाब से मैं आपको ऑन एवरेज बताता हूँ, तो ये 25 से 30 लाख तक एकड़ एक नॉर्मल बात है। ठीक। इसकी तो खर्चा निकाल के क्या जो नेट अच्छा, प्रॉफिट इसका जो खर्चा है ना जी, इसका खर्चा डेफिनेटली दूसरी तरीके से ज़्यादा होता है ठीक। जो हम ज़मीनी लगाते हैं। लेकिन आप अर्निंग भी देखें बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो जो ये करेला है उसका खर्चा 5 से 7 लाख रुपया एकड़ पे खर्चा आ जाता है। ठीक। ओवर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। ठीक। हाँ जी, तो फिर आप देखेंगे जी अगर 25 से 30 लाख की इसकी अर्निंग है, उसमें से 5 से 7-8 लाख जो है खर्चा निकलता है, तो आप 20 लाख तक इसका प्रॉफिट मिलता है। साहिब साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। क्या कहते हैं, क्या फ़ायदा क्या है दूसरी क्रॉप से वर्टिकल फार्मिंग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, करेला जो है पाकिस्तान का एक तरह से पसंदीदा तरीन सब्जियों में से एक सब्ज़ी गिना जाता है। इस अपने तिब्बी फ़वाइद की वजह से भी और अपने टेस्ट और जायके की वजह से भी करेले गोश्त खाना किसको पसंद नहीं है और भर के करेले खाना किसको पसंद नहीं है। और इसके इतने मुहावरे भी माजी में मिलते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे करेला और नीम चढ़ा जो है वो बड़ा मशहूर है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें बताती हैं कि ये माजी में भी हुक्मरानों की और उमरा की पसंद है, और हुक्मा जो थे, जो हमारे हकीम थे, उनकी बड़ी पसंद था। तो हमेशा से ये करेला जो है ये ज़मीन पे लगाया जाता रहा है, जो कि आम तौर पे एक बेल की सूरत के अंदर जो है ज़मीन पे फैलता है। लेकिन चूँकि बारिशें और आने वाला पानी इसको तंग करता है और नीचे से बीमारियां, और ख़ास तौर पे जो फल की बीमारियां जैसे कि बोट्राइटिस वगैरह हैं, वो इसको तंग करती हैं। तो इस वजह से पुराने ज़माने में लोग इसको छापे रख के लगाते थे। छापे का मतलब है कि यानी कि ज़मीन के ऊपर लकड़ियाँ या दरख्तों के कटी टानियाँ रख के उसके ऊपर इसको चढ़ा देते थे। तो जैसे जैसे हालात बेहतर हुए, साइंटिफिक अप्रोच बेहतर हुई, लोगों ने समझना शुरू किया इस फसल को, तो फिर क्या हुआ कि इस फसल को उन्होंने क्लाइंबिंग फैशन में, यानी कि लटकते हुए हालात में वाइन्स के अंदर इसको लगाना शुरू किया। तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बांस के ऊपर और डोरी लगा के इस फसल को ऊपर चढ़ाया गया है। दैट इज़ कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग एंड द प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के अंदर ये आता है। ये प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में शुरू में सर्दियों से बचाया जाता है, सर्दी के अंदर इसको लेके चलते हैं, छोटी टनल लगाई जाती है, साथ इसके दूसरी इंटरटॉपिंग भी की जाती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब ये ओपन हालात में आता है, तो ओपन के बाद इसको ग्रीन हाउस फैशन में या क्लाइंबिंग फैशन के अंदर जो है इसको लटकाया जाता है। और लटकने की बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार इसके अजाफी एजेस हैं, और हमारा फार्मर आज पसंद करता है कि वो इसको हैंगिंग फॉर्मेट में लगाए। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, सीड की कौन सी वैरायटीज़ हैं इसको? जी, सीड की वैरायटीज़ में जी हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में F1 हाइब्रिड्स बहुत अच्छे सारे मल्टीनेशनल के, नेशनल के मौजूद हैं। F1 हाइब्रिड इसमें जिसमें हम खड़े हैं, ये गोलू लगा हुआ है जी, ये स्काटा कंपनी का है। इसी तरीके से पाशा मौजूद है, इधर BG34 मौजूद है, BG999 मौजूद है। ये सारी वो वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी पैदावार देती है। मैं एक ज़मींदार को आम मशवरा देना चाहूँगा कि वो जो काश्तकार, वो जो लोग इसमें काश्तकारी कर रहे हैं, वो अपने आड़ती से ज़रूर पूछ के लगाएं। जिस इलाके में वो फ़रोख्त होना है, उसमें शेप कौन सी पसंद की जाती है। क्या वो देसी करेला खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा कांटों वाला, या जिसके ऊपर बारीक कांटे या मुलायम कांटे होते हैं,
उसको बेल्सम पियर कहते हैं। या आमतौर पे फीने मुल्कों में जिसको हम कहते हैं, वो ममालिक जहाँ पे के हमारे येलो नेशंस रहती हैं, वहाँ पे इसको खाना बड़ा पसंद किया जाता है। तो बेल्सम पियर अगर आपने लगाया तो एक्सपोर्ट हो सकेगा, लोकल ज़रा कम बिकता है। तो पाकिस्तान में हमारा चिविंडा टाइप का, देसी टाइप का करेला जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का कौन कौन सा इलाका है जिसमें करेला जो है कामयाबी से काश्त किया जा सकता है? पाकिस्तान की जी तमाम ज़मीनें जो है करेले की काश्त के लिए अच्छी हैं, सवाए कलराठी ज़मीनें जहाँ पे कलर ज़्यादा हो, शोर ज़्यादा हो, या नमकियात का रेशो ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ज़रा सोडियम टॉक्सिसिटी से उगता ज़रूर है, चलता ज़रूर है, फल का साइज़ ज़रा छोटा रह जाता है। और टेम्परेचर में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इसको लगाया जाता है। मौसम गर्मा की फसल है। नाइट टेम्परेचर जब आपका 8 डिग्री से ऊपर जाना शुरू हो जाए, वापस की तरफ सफ़र शुरू हो जाए, तो आप इसके बीज को काश्त कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद बेहतरीन जर्मिनेशन अपनी लेके, तो जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए हमें दिन का टेम्परेचर जो है वो 25-26 के लगभग में चाहिए होता है, तो ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ लेता है। और जब ये 30 के लगभग आता है तो उस वक्त ये अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो बड़ी कमाल की करता है। ये 45 डिग्री टेम्परेचर तक बड़ा ज़बरदस्त, इसको कोई परेशानी नहीं है। आज भी हम जो फैसलाबाद में जिस जगह खड़े हैं, तो यहाँ पे आज का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस है। और आप देख सकते हैं पौधे कितने फ्रेश खड़े हैं, कितने चमकदार हैं, कहीं पे भी इनके मुरझाने के या लटकने के या विल्टिंग के निशान मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्या ऐसी हम ऐसा हमारा फार्मर जो मेथड अडॉप्ट करे जिससे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं करेले में? देखें जी, वो तमाम काश्तकार जो आपके तवस्सुत से, इस कैमरे के तवस्सुत से इसको देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी राय ये है कि जब भी आपने करेले की पैदावार लेने का एक प्लान तरतीब देना है, तो जब आपने वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है, जब आपने पौधे को बढ़ाना है, तो नाइट्रोजन वाली खादें देनी है। जब पौधा जो है शुरू की स्टेजेस में होता है, जड़ वाली स्टेजेस में, तो आपने फास्फोरस की बड़ी मिकदारें देनी है। और जब पौधा फल पे आ जाता है तो फिर आपने पोटैश की मिकदार, गर्मियों में ख़ास तौर पे पोटाश जो है वो मौसम के एक्सट्रीम से भी इसको बचाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपने इसके फूल ज़्यादा लेके आने हैं तो आपने इसके ऊपर बोरिक एसिड या बोरान की स्प्रे ज़्यादा करनी है। और उससे भी अच्छी बात है कि अगर आपने इसका कलर बड़ा खूबसूरत करना है, इसका रंग गहरा सब्ज़ करना है, तो आपने इसको जिंक की डोजेस देनी है। अगर ज़मीन में देना है तो जिंक सल्फेट आप इसको दे दें, और अगर आपने इसको फोलियर में देना है तो आपने इसको चिलेटेड जिंक जो है वो अवेलेबल करवा दें। ये बेहतरीन पैदावार के ऊपर आएगा। और इन सब चीज़ों को अगर आप कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है सुल्तान के नाम से, हैशटैग सुल्तान के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। तो हैशटैग सुल्तान का 5 kg का पैकेट जो है वो 1 एकड़ में बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्स देता है, पैदावार को बढ़ाता है, फल को सूखने नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैदावार को एटलीस्ट 20 से 25% का जंप देता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। डॉक्टर साहब, कड़वापन क्या नेमत है, क्या कहते हैं इसके ऊपर? कुछ तो बड़ी अच्छी कड़वाहटें होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक होती हैं। करेले के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ बेनिफिशियल हैं, बल्कि वो आपकी शुगर तक रिवर्स करने के लिए मशहूर हैं। तो उनमें से एक कंपाउंड सेपोनिन है। जो सेपोनिन थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाए वो कड़वा तो ज़रूर होता है, लेकिन वो आपके जिस्म के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये जिस्म के अंदर जो सोजिशें हो जाती हैं, जिस्म के अंदर जो दर्दें हो जाती हैं, उसके लिए वो बेनिफिशियल है। तो हमारे यहाँ कुकिंग मेथड में जब तक मुकम्मल तौर पे सेपोनिन को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, सेपोनिन कैसे, सेपोनिन जो होता है ना वो वाटर सॉल्युबल होता है, उसको जब नमक लगा के रखा जाता है ना तो फिर सेपोनिन उसका उतर जाता है। तो लोग हमारे कड़वाहट तो ख़त्म करते हैं लेकिन सारी सेपोनिन ही ख़त्म कर देते हैं, उससे उसकी अफादियत थोड़ी कम होती है। दूसरा ये कि इसके अंदर एक कंपाउंड है चेरेंटन, वो एक ऐसा अमेजिंग कंपाउंड है कि जो शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी नेमत है। वो ख़ास तौर पे जो पेंक्रियाज के अंदर जो शुगर की दवाइयाँ जिस तरह करती हैं कि पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन रिलीज़ करती हैं, तो वो कंपाउंड भी यही काम करता है। करेला जो है पाकिस्तान में जिस तरह हम खाते हैं या इंटरनेशनली क्या ट्रेंड सेट है, क्या फ़र्क है चीज़ों में? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो लोग भी दुनिया में मैंने देखा है कि जो हेल्थ की जब बात करते हैं ना तो वो न्यूट्रिशन को पहले लेते हैं, टेस्ट पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम ऐसी कौम है कि जो टेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, न्यूट्रिशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं।
उसकी एक हैरान कौन मिसाल, मैं नहीं ये कहता कि सारी दुनिया ऐसे खाती होगी। ये मोरिंगा फेस्टिवल था फिलिपाइन में, तो वहाँ हमारा जो डिनर था ना, हम डिनर पे बैठे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने एज ए स्टार्टर हमें जो नारियल का जूस है फ्रेश वो पेश किया। साथ उन्होंने हमें एक प्लेट दी जिसके अंदर सब्जियां थी एज ए स्टार्टर। तो वो सब्जियां जब हमने खाना शुरू की तो हमें लगा कि ये सब्जियां सारी स्टीम या स्टिर फ्राइड है, कोई डीप फ्राई वाली सब्ज़ी नहीं थी, ताकि उसकी न्यूट्रिशन बरकरार रहे। तो उसके अंदर मुझे करेले के थोड़े चंक भी नज़र आए, तो मैंने कहा ये डेफिनेटली फ्राई किए होंगे, मज़ेदार होंगे। तो जब मैं करेला वो मुंह में डाला तो अच्छा खासा कड़वा था, तो मैंने तो फ़ौरन थूक दिया। तो लोग इसकी न्यूट्रिशन के लिए वो भरपूर पूरी प्लेट तो ना सही, उसके थोड़े बहुत चंक ज़रूर ले लेते हैं ताकि इसकी जो मेडिसिन वैल्यू ना वो भी ले। तो डॉक्टर साहब इसमें क्या मेडिसिन वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू पे थोड़ा सा हमें गाइड करें, जो हमारे नाज़रीन को इल्म हो, पता लगना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि तकरीबन सारी सब्जियां हम कहते हैं लो कार्ब हैं, सारी सब्जियां एंटी इन्फ्लेमेटरी उनके अंदर होते हैं, तकरीबन सारी सब्जियों के अंदर ही मिनरल्स और विटामिन होते हैं। लेकिन उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनके अंदर कार्ब्स कम होते हैं। कार्ब्स कम होने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर जाके जिसने शुगर में बनना है वो सब्जियों में कम होती है। सिर्फ आलू या मटर या चंद एक सब्जियां ऐसी हैं जिनके अंदर ज़्यादा है, बाकी किसी में भी नहीं। जो ख़ास तौर पर करेला है, इसके अंदर एक तो क्लोरोजेनिक एसिड है, गैलिक एसिड है। ये दो ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट हैं कि आपके जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रहा है अमल उसको कम करते हैं। फिर इसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि बुढ़ापे में या शुगर के साथ लोगों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, रातों को अंधराता हो जाता है, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और ये जूस, करेले का जूस, अच्छा बहुत सारे लोगों को जब पता चला या रवायती तौर पे पता था कि चिरंटन जो है ना ये इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये कम कर देता है शुगर लेवल को और ये इंसुलिन को बढ़ा देता है, तो लोगों ने करेले का जूस पीना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक शुगर के मरीज़ को सिवाय सज़ा देने का और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने करेला इसलिए नहीं रखा कि आप करेले का जूस पिएं। बहुत सारे लोग वज़न कम करने के लिए या शुगर कम करने के लिए करेला खाते हैं या करेले का जूस पीते हैं। वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं, ये सादा लोग हैं। दरअसल जब सब्ज़ी को लो कार्ब के तौर पे आप प्लेट भर के मज़ेदार बना के खाएं और उसको बहुत डीप फ्राई और प्रोसेस वाले जो मसाले ना डालें तो उसके अंदर सारी न्यूट्रिशन आ जाती है। वही तरीका है, मज़ेदार खाएं। तो क्या कैसे खाया जाए, कौन कौन से तरीके हैं करेले को खाने के? देखिए ये तो हमारे यहाँ जो शेफ़ है ना उन्हें और फूड एक्सपर्ट को बाकी इसमें रेसिपीज़ लेके आनी चाहिए कि, लेकिन जो बुनियादी टिप्स हैं वो क्या हैं। किसी भी सब्ज़ी को जब हम डायरेक्ट ऑयल में फ्राई करते हैं ना तो उसकी न्यूट्रिशन ज़ाया होती है, लेकिन अगर उसके अंदर प्याज या टमाटर पहले डाल लें तो उसके अंदर पानी आ जाता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद जब आप सब्ज़ी डालते हो तो वो सब्ज़ी जलती नहीं है और उस वक्त मसाले डाले जाएं तो वो मसाले भी नहीं जलते। लेकिन अगर आप डायरेक्ट घी के अंदर करेले डाल दिए, डायरेक्ट घी के अंदर मसाले डाल दिए तो वो जल जाते हैं और उनकी फ़ादियत कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अब हम देखते हैं अगर सारा साल हमने करेले को यूज़ करना है या हमने अपनी वेस्ट को कम से कम करना है तो उसकी कौन कौन सी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, इस चीज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया बदर साहिबा। तो आपका बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए कि जो करेला है इसकी जो कौन कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है क्या है और ग्रैनिश किचन किस तरह इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे काम कर रहा है इसकी? तो होता क्या है कि जो करेला है या कोई भी प्रोडक्ट है जब तक वो फार्म में है या फ्रिज में है उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। अगर आपने इसको वैल्यू एडिशन कर लिया, मतलब इस तरह से आपने इसको डिहाइड्रेट किया, सुखा लिया और इस फॉर्म में ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद इसको पाउडर बनाना बहुत आसान है। अब ये इसका पाउडर हमारे पास मौजूद है। ये पाउडर अगर आपके किचन कैबिनेट में मौजूद है ना तो उस किचन कैबिनेट में मौजूद होने की वजह से आपके बिल्कुल राइट एट योर हैंड है। आपने इसको शेल्फ से उतारना है, गर्मियां हैं
तो इसमें आप शहद ऐड कर लीजिए और इसका एक लेमन ऐड किया और लेमनेड ड्रिंक बना लीजिए करेले का। और अगर अब सर्दियां हैं तो इसका कहवा बहुत बेहतरीन है, उसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं, टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, इसको बनाइए। और वैल्यू एडिशन पर जहाँ तक हम बात करते हैं कि ये किसान के पास घर में मौजूद है, उसके घर की प्रोडक्ट है, ये फील्ड में है। ख़वातीन को हम ट्रेन करते हैं इस हवाले से, वो इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आपने इसको जस्ट स्लाइस करना है और इसको ट्रेज़ में रख दीजिए। और इसका जदीद तरीका डिहाइड्रेशन का है, जो ग्रैनीज़ किचन भी ये काम कर रहा है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो ड्राइंग टाइम इसका 4 से 5 दिन जाना है और उसमें कंटेमिनेशन होनी है, डिहाइड्रेशन के थ्रू ये जस्ट 10 से 12 घंटे में रेडी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो ये फौजिया बताइए कि जिस तरह हमारी जो घरेलू ख़वातीन है वो किस तरह अपने शौहर को या अपने बाप को इनकरेज कर सकती हैं, उसको सपोर्ट कर सकती हैं इन कामों के अंदर, तो जो चीज़ें उसके फां पे ज़ाया होती हैं। जब ये इस तरह के प्रोडक्ट है ना, तो शायद इसकी कीमत 100 रुपये किलो हो या 150 रुपये किलो, या किसान शायद इसको 100 या 80 रुपये या 60 रुपये में देता हो। लेकिन अगर आपने वैल्यू एडिशन की और आपने इस तरह इसका पाउडर बना लिया, उस वक्त इसकी कीमत 2000-2500 तक मार्केट में इसका रेट मौजूद है। और मैं ये कहती हूँ कि आप 10-12 किसान जो हैं, जब वो इकट्ठे हो जाएं तो वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक कम्युनिटी बनाएं, जैसे हर जगह पर कम्युनिटी होती है। और ख़वातीन कैसे रोल प्ले कर सकती हैं कि जो भी प्रोडक्ट सीजनल आपके पास आ रही है, जैसे ये करेला फसल से उतारते हैं, इसका एक रॉटन टाइम शुरू हो जाता है जी, अब 5 दिन में ख़राब हो जाएगा, 10 दिन में। अच्छा, हमने ये करेला डिहाइड्रेट किया है और इस वक्त इसको 8 महीने हो गए हैं और ये बिल्कुल अपनी आप देखें फ्रेश फॉर्म में मौजूद है। इसमें साउंड आप देखें तो एक क्रंची साउंड है। अब इसका मतलब है ये करेला आपने 8 महीने के लिए सेव कर लिया है। तो इसी तरह ख़वातीन इसको सेव कर सकती हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हम तो एक एग्रीकल्चर लैंड है ना, 8वें नंबर पर आते हैं। हमारे पास तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड कंट्री है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट मौजूद हैं। जैसे कनाडा हो गया, वहाँ पर इस तरह की एक वेदर कंडीशंस हैं कि वहाँ ये प्रोडक्ट नहीं हो सकती, तो वहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये ख़वातीन सबसे मेजर रोल, आप सोचें हमें टीम बिल्डिंग की ज़रूरत होती है शहरों में, तो किसान के घर में टीम बिल्ड है, उसका बेटा है, बेटी है, बहन है, माँ है, तो वो सारा दिन इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और इस तरह की पैकिंग में आप इसको कर सकते हैं। ग्रैनीज़ किचन इसीलिए काम कर रहा है कि अगर हम आपको और प्रोडक्ट सिखाएं, लाइक ये बनाना है, आपने बनाना को इस तरह से स्लाइस किया और आपने बनाना चिप्स बना लिए और फिर वैल्यू एडिशन के लिए आपने ऑर्गेनिक ओट्स में ये डाल दिया, तो बाय प्रोडक्ट अब आप जहाँ पे पेनीज़ में कमा रहे हैं ना, वहाँ आप इसको हंड्रेड्स में कमाएंगे। डॉलर में बात करें तो डॉलर में। थैंक यू वेरी मच फौजिया, आपका बेहद शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो मुल्क का किसान है किस तरह वर्टिकल फार्मिंग को अडॉप्ट करके और वैल्यू एडिशन में जाके अपने फार्म को सस्टेनेबल करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। अपने होस्ट तारक तनवीर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।